आज की इस यात्रा में हम लोग भारत के चारों धामों में से एक धाम रामेश्वरम धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप समुद्र को पार कर कर रामेश्वरम धाम के लिए पहुंच सकते हैं और मात्र एक दिन के अंदर ही आप पूरी रामेश्वरम धाम की यात्रा को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि किस तरह से हमें यात्रा को शुरू करना है, कहाँ पर हमें सबसे पहले स्नान करना है, किस तरह से 22 कुंडों के स्नान को हमें पूर्ण करना है और इसके बाद में हमें बाबा रामेश्वरम धाम के दर्शनों के लिए जाना होता है। बाबा रामेश्वरम के दर्शन आपको बिल्कुल मैं मंदिर के अंदर जाकर ही करवाऊंगा और इसके साथ में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ के जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। साथ में ही यहाँ के सभी तीर्थ स्थलों की कथाओं का श्रवण करने को भी आपको मिलेगा, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ की जगह का क्या महत्व है, यहाँ पर क्यों आना चाहिए और साथ में यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है, ठहरने की जो व्यवस्था है, बारे में आपको विस्तृत जानकारी से अवगत किया जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं कि अब पम्बन ब्रिज, जो कि मंडपम और रामेश्वरम को जोड़ता था और समुद्र के बीच से होकर जाया करता था, वह काफ़ी समय से बंद चल रहा था और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और 1 अक्टूबर 2024 से यह सभी यात्रियों के लिए ओपन कर दिया जाएगा और अब मंडपम से रामेश्वरम तक के लिए ट्रेन आया करेगी, जो कि पम्बन ब्रिज से गुजरा करेगी और समुद्र के ऊपर से जाया करेगी। तो वह बहुत ही मनोहक दृश्य होता है और अभी ट्रायल चल रहा है ट्रेनों का। तो अभी ट्रेनें आ रही हैं, पर कुछ ही ट्रेनें आ रही हैं सिर्फ ट्रायल के लिए और 1 अक्टूबर से सभी ट्रेनें यहाँ पर आ जाया करेंगे और प्रॉपर ये रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले ही मैं आपको ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इसमें आपको रामेश्वरम की पूरी यात्रा के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि यदि आप रामेश्वरम यात्रा के लिए विचार कर रहे हैं तो आप 1 अक्टूबर 2024 के बाद में करें तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। तो इसमें मैं आपको एक दिन में पूरी यात्रा के बारे में बता रहा हूं और पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर आपको क्लॉक रूम ही मिल जाता है, जो कि मात्र 15 रुपये का होता है और यहाँ पर आप अपना जो भी अतिरिक्त सामान है जो आप मंदिर में नहीं ले जाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। और अगर आप यात्रा में काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही रेलवे स्टेशन पर विश्राम घर भी बना हुआ है, जिसमें आप अपनी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उसको पूर्ण कर सकते हैं। मतलब कि स्नान वगैरह अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन आने के लिए आपको बड़े बड़े शहरों से भी ट्रेनें मिल जाती हैं, जैसे कि चेन्नई या फिर कन्याकुमारी या फिर मदुरई से आपको डायरेक्ट ट्रेनें अवेलेबल होती हैं। आप उनकी मदद से यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी सावन मास चल रहा है और इस समय अक्सर बारिश हो जाया करती है और वैसे भी समुद्र का किनारा है और यह एक टापू पे बना हुआ है, तो यहाँ पर कभी भी कैसे भी बारिश हो जाया करती है। ट्रेनों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ट्रेनें अवेलेबल रहती हैं, मतलब कि स्टेशन पर आ जाती हैं। तो ये सुबह का समय होता है और इस समय आप दर्शनों के लिए सीधे जा सकते हैं रामेश्वरम मंदिर के लिए। और रामेश्वरम मंदिर की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप चाहें तो पैदल भी जाकर या रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो भी मिल जाते हैं, आप ऑटो की मदद से भी जा सकते हैं। पर मेरा मानना है कि आप पैदल जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा चल के जाएंगे तो भगवान जी को भी अच्छा लगेगा कि आप उनके दर पर चल कर आए हुए हैं। क्योंकि रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है। पर हमें सबसे पहले जाना होगा अग्नि तीर्थम और ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर स्नान किया जाता है, उसके बाद ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जाया जाता है। और यहाँ का अगर जल की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ समुद्र का जल बहुत ही ज़्यादा शांत है और ऐसा इस वजह से है क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ पर स्नान किया था और उनकी शांत स्वभाव था और इसी वजह से यह समुद्र का पानी उनके स्पर्श से शांत हो गया था। तो अग्नि तीर्थम के स्नान करने के बाद में अब हमको सीधे आ जाना है मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर के अंदर ही वह 22 कुंड बने हुए हैं जहां पर भी स्नान किया जाता है। और यहां पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले 25 रुपये की पर्ची कटवानी होती है और आपके द्वारा जो 25 रुपये की राशि यहां पर जमा की जाती है वह उन कर्मचारियों को दी जाती है जो यहां पर सेवा करते हैं। मतलब कि जब आप यहां पर कुंडों पर स्नान करने के लिए जाएंगे तो वह कुंडों से बाल्टी भर भर कर आपके ऊपर डालते हैं।
तो ये इसीलिए यहाँ पर फ़ीस ली जाती है। और मैं आपको कुंडों के दर्शन करवाना चाहता था, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर कैमरा या फिर मोबाइल शूटिंग करना बिल्कुल भी वर्जित था, और मैं इसी वजह से इंतज़ार कर रहा था कि 1 बज जाएंगे, जब यहाँ पर कोई नहीं होगा तो मैं आपको दिखा पाऊँगा कि यहाँ पर किस तरह के कुंड बने हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह के मैं दिखा रहा हूँ आपको 22 कुंड बने हुए हैं। और इन कुंडों का जो महत्व है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान श्री राम ने जब यहाँ पर स्थापना की थी शिवलिंग की, तब उन्हें शुद्ध जल की आवश्यकता हुई थी, और यहाँ पर कहीं पर भी शुद्ध जल नहीं उपलब्ध था। तब भगवान श्री राम ने अपने बाणों का प्रयोग किया था, और यहाँ पर 22 कुंड या फिर 22 बाण चलाए थे जहाँ से पानी निकला था, और उन्हीं पानी निकले हुए कुंडों को 22 कुंडों का नाम दे दिया गया है। और इन्हीं शुद्ध जल का स्नान करने पर बताते हैं कि आपके सभी जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और भगवान के जल अभिषेक के लिए भी आप यहाँ से 22 कुंडों का जल ले जा सकते हैं। भगवान शंकर का जब भी जल अभिषेक होता है तो इन 22 कुंडों के जलों का जल अभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इन सभी 22 कुंडों का स्नान करने के बाद में आपको जाना होगा बाबा रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए। और समय का ज़रूर ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं, और फिर पुनः जो शाम को 4:30 बजे से मंदिर दर्शन चालू होते हैं। तो आप 1 बजे से पहले यहाँ पर आ जाइए, तो आपको बाबा रामेश्वरम की दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं ये लंबा सा जो आप गलियारा देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गलियारा है, और इसी गलियारे से होते हुए हम लोग बाबा रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल बाबा रामेश्वरम मंदिर के समीप में, और यहाँ पर सबसे पहले ये मंडप के आपको दर्शन करने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आपको लाइन में लग जाना होता है, और करीबन 1 से 1.5 घंटे में आपको सामान्य तौर पर नंबर आ जाता है बाबा रामेश्वरम जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सामने आप बाबा रामेश्वरम के कतार देख सकते हैं, और सामने उनका जो गर्भ गुफा है वह देख सकते हैं। और बहुत अधिक पास से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी वर्जित था। और तो आप पूरे मंदिर परिसर को देख सकते हैं। ये एक तरह से काले पत्थर से बना हुआ है, जो कि समुद्री पत्थर हैं, और बहुत ही पुराना मंदिर है। इसी वजह से आपको यहाँ पर बहुत अधिक रोशनी देखने को नहीं मिल रही है। और वैसे भी मंदिर परिसर में बहुत ही कम लाइट की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें कि जो गर्भ गुफा है, भगवान जी की गर्भ गुफा है, उसमें बिल्कुल भी लाइट का प्रबंध नहीं है। सारे दियों से ही उनको जागृत किया गया है, और दियों की रोशनी से ही उनका दर्शन करवाया जाता है। बाबा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में बगल में ही बना हुआ है माता पार्वती जी का मंदिर, जहां पर भी आप आ सकते हैं और इनके भी दर्शन कर सकते हैं। यहां पर भी उतनी ही भीड़ रहेगी जितनी कि बाबा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए होती है। और यहां पर भी आपको गर्भ गुफा मिलेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा होगा, और यहाँ पर दियों के से उनकी रोशनी की जाती है, जिससे दर्शन करवाए जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद में आप यहाँ पर जो बने हुए हैं 108 जो शिवलिंग, उनका भी दर्शन कर सकते हैं, और इनका दर्शन करते हुए आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। मंदिर परिसर के गलियारे में ही आपको यहाँ का लंगर भी चखने को मिलेगा, जो कि ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, पर ये अनियमित रहता है। कभी तो ये खुला रहेगा, कभी नहीं खुला रहेगा, तो कभी भी आप इसके भरोसे ना आइए। अच्छा होगा कि आप भोजन बाहर ही ग्रहण कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर वेट भी आपको काफ़ी ज़्यादा करना होता है। करीबन 1.5 से 2 घंटे वेट करने के बाद में आपका नंबर आता है लंगर चखने के लिए। तो यहाँ पर प्रसादी के रूप में आपको लड्डू भी मिल जाता है, जो कि 100 रुपये 150 रुपये इसका रेट होता है, और जिसे आप अपने घर के लिए प्रसाद के रूप में ले जा सकते हैं। बाकी अब यहाँ से बाहर निकलते ही आपको थोड़ी बहुत छोटी बहुत दुकानें भी मिलती हैं, जिनसे आप चाहें तो कुछ सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि किसी भी तीर्थ स्थल पर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कुछ खरीद कर ज़रूर ले जाना चाहिए वहाँ की निशानी के रूप में। अभी यहाँ से बाहर निकलते ही हम लोग और भी जो यहाँ के तीर्थ स्थल हैं वहाँ के दर्शन के लिए जाते हैं। तो मंदिर के बिल्कुल बाहर से ही आपको छोटी वैनें मिल जाती हैं, जिनकी मदद से आप यहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि विभीषण मंदिर है और धनुष कोटी है, वहाँ के लिए आप जा सकते हैं, जो कि 180 रुपये मुझसे किराया लिया गया था, और आप बस के माध्यम से भी जा सकते हैं। पर अच्छा होगा कि आप छोटी गाड़ियों से जाइए और उन्हें बता दीजिए कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, तो वो आपको निश्चित रुपये बता देंगे कि आपको कितना किराया वहाँ पर जाने का लगेगा। तो धनुषकोटी जाते हुए आपको इस तरह का बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा, और उससे पहले ही आपको विभीषण मंदिर भी देखने को मिलेगा। ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर पहली बार
बार विभीषण का राज्याभिषेक किया था, मतलब कि उनको एक तरह से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको राजा के रूप में घोषित करता हूँ, और इस वजह से फिर वो मित्र बन गए थे और उन्होंने राम जी का साथ दिया था। इसके बाद में ही हम लोग चले जाते हैं धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी जिसे कि भारत का लास्ट लैंड भी बोला जाता है, पर वहाँ पहुँचने से पहले हमें ये धनुषकोडी गांव दिखाई देता है। इसे गांव भी नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पर अभी नहीं है। और यहीं पर एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर भोलेनाथ जी विराजित हैं, और यहीं पर हमें राम सेतु का पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे एक होदीनुमा जगह में डाला हुआ था, और यहाँ पर सभी भक्तों को दिखाने के लिए इन पत्थरों को रखा गया है। धनुषकोडी इस स्थान की अगर मैं बात करूँ तो 1962 के पहले यहाँ पर प्रॉपर एक कस्बा हुआ करता था, जहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, जहाँ से माल का आना जाना किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर एक समुद्र पोर्ट हुआ करता था, जिसमें समुद्र से जो बड़े बड़े जहाज आते थे जिनमें सामान आया करता था, उनका सामान पूरे भारत में भेजा जाता था। पर 1962 में यहाँ पर सुनामी आती है और पूरा का पूरा गाँव और जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन था वो पूरा समुद्र की कोख में चला जाता है, मतलब कि पूरा डूब जाता है समुद्र में, और उस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जान और मान की हानि होती है, और यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप रेलवे स्टेशन के अवशेष अभी भी बने हुए हैं, और उसके बाद में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निवास को सरकार ने स्वीकृति नहीं दी, और यहाँ पर कोई भी ज़्यादा शाम को 6 बजे के बाद में ठहरता नहीं है। तो धनुषकोडी गाँव से होते हुए अब हम लोग पहुँच जाते हैं धनुषकोडी, जिसे भारत का लास्ट लैंड बोला जाता है, और यहाँ से श्रीलंका मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आने पर आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छी हवा, और दूसरी यहाँ पर दोनों के दोनों अरब सागर और हिंद महासागर दोनों मिलते हैं, तो उनका संगम भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ दूरबीन लेकर बैठे होते हैं जो कि आपको श्रीलंका की ज़मीन को दिखाते हैं। मात्र 20 या 50 रुपये लेते हैं, जो आपको कैमरे के द्वारा उनको देख सकते हैं श्रीलंका की ज़मीन को। मट्टी 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 दिख रही है। हाँ, मट्टी राम भगवान के पूजा करता है छठी में। राम से का ब्रिज 20 मीटर पानी के अंदर है। नासा में दिखा दूरबीन में जगह बढ़ रहे, फिर पानी फिर लास्ट मट्टी के ऊपर धुंधला धुंधला टॉप पे एक बिल्डर टावर दिखा ना। तुम्हारी भाषा नहीं समझ में आती। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ देर समय बिताने के बाद में आप फिर से रामेश्वरम के लिए आ सकते हैं, और पूरा एक दिन का टूर यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा रुक सकते हैं। मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुका था। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लॉज और धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, जिसका किराया 400 से लेकर स्टार्ट हो जाता है धर्मशालाओं का। और अगर होटल्स की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छे आपको लग्जरी होटल भी मिल जाएंगे, क्योंकि यह एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। खाने की अगर व्यवस्था की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी और नॉर्थ इंडियन खाना भी अवेलेबल रहता है, और यहाँ पर मात्र आप 100 रुपये में या फिर 120 रुपये में पेट भरकर खाने का स्वाद ले सकते हैं, और यहाँ की प्रसादी का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको खाना मिल जाता है। मैं इस जगह की आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपये में आप पेट भरकर खाना खा सकते हैं, और यहाँ पर यदि आप चाहें तो यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। रूमों की अगर बात की जाए तो बहुत ही सस्ते हैं, बहुत अधिक महंगे नहीं हैं। और टाइमिंग अगर देखें तो टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर बोर्ड पे लगा हुआ है। और खाने की बात की जाए तो देख सकते हैं कि कड़ी है, आलू की सब्ज़ी है, दाल है, और एक और गीली सब्ज़ी है, और चावल भी होते हैं, रोटी भी होती है। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का भोजन होता है। तो यहाँ पर रामेश्वरम में जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी रामेश्वरम के अंदर काफ़ी सारे टूरिस्ट गाइड की भी मदद ले सकते हैं, जो आपको एक वैन दे देता है और पूरे दिन में आपको जो यहाँ की लोकल जगहें हैं उनको घुमा देता है। तो मुझे लगता है कि रामेश्वरम बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। आप चाहें तो पैदल भी करीबन 1 से 2 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर सभी स्थल बने हुए हैं, तो आप पैदल भी वहाँ पर जा सकते हैं। और रामेश्वरम ही वह जगह है जहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी बड़े हुए थे, तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे, उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक नटराज मंदिर है जहाँ पर आप जा सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये
नटराज मंदिर हैं, पर इनका कोई बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इनको बस ऐसे ही बना दिया गया है। तो आप इन सब की सुंदरताओं को देखने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये पूरा टूर समाप्त होता है, ये पूरी यात्रा समाप्त होती है, ये पूरे दर्शन समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।